Hi dear viewers, I Shivani Agarwal, your host and host. Welcome you all in Gateway classes in the video of EVS. This is 5th unit and one short video. And अगर हम बात करें unit 5th की तो it is very important unit from the viewpoint of AKTU examination. इस यूनिट से आपके कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन लगेगा। बहुत ही आसान यूनिट है। चलिए बिफोर वी स्टार्ट लेट अस हैव ए ग्लांस ऑन द सिलेबस ऑफ यूनिट 5th। तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन सारा का सारा जो यूनिट है वो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन और उसके ऐसे संबंधित जो एक्ट हैं डिफरेंट उनके बारे में होने वाला है। इसमें आप पढ़ेंगे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इनिशिएटिव बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी NGOs, ह्यूमन पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है हमें। यहाँ पर वीमेन एजुकेशन का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनवायरनमेंटल एजुकेशन अपने आप में खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें फर्स्ट सेगमेंट की तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कम से कम 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बनना है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है बचाव और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का मीनिंग है रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सेफ गार्डिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो हमें इसमें क्या करना है कि सेफ गार्ड करना है यानी शील्ड बनना है, बचाव करना है और प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित करना है। अब किन चीज़ों को, ये तो हमारे कीवर्ड हो गए कि सेफ गार्ड और प्रिजर्व करना है। अब किसको सेफ गार्ड और प्रिजर्व करना है? नेचुरल इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड और प्रिजर्व करना है। किससे करना है? फ्रॉम वेरियस थ्रेट्स एंड डिग्रेडेशन। एक तो बहुत सारी थ्रेट्स जो हैं, धमकियां जो हैं, थ्रेट्स की जगह आप चैलेंजेस भी लगा सकते हैं। और डिग्रेडेशन का मतलब है नीचे जाना, तो पतन मतलब। तो बहुत सारे पतन और डिग्रेडेशन से नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या करना है, हमें सेफगार्ड करना है और प्रिजर्व करना है। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गए, आप समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? सेफगार्ड करना और प्रिजर्विंग करने की जो प्रैक्टिस है, जो आर्ट है, किसको प्रिजर्व करना है, किसको सेफगार्ड करना है? नेचुरल इन्वायरमेंट को करना है। किससे करना है? वेरियस थ्रेट्स से, वेरियस चैलेंजेस से और उसका डिग्रेडेशन से। अब आगे बढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट और रिड्यूस पॉल्यूशन। इसमें क्या आता है कि हमें मेजर्स लेने होते हैं, हमें पैमाने लेने होते हैं। किसके लिए? प्रिवेंट का मतलब रोकना और रिड्यूस का मतलब है कम करना। तो हमें इसमें कम करना है और प्रिवेंट करना है किसे? पॉल्यूशन को। कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको कंजर्व करना है, संरक्षित करना है। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है और प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बना सकते हैं और चार्ट में आप लिख सकते हैं कि इट इन्वॉल्व्स टेकिंग मेजर्स किसके लिए? टू प्रिवेंट और रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट पॉल्यूशन है ना। फिर क्या करना है? कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 4 पॉइंट हैं, या तो आप पॉइंट में करके ऐसे करके आप लिख लीजिएगा बुलेट्स लगा कर, या फिर इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एनवायरनमेंटल, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हमें सेफगार्ड और प्रिजर्व करना होता है। किसे प्रिजर्व और सेफगार्ड करना होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट को। किससे करना होता है? बहुत सारी थ्रेट्स, जो चैलेंजेस हैं और डिग्रेडेशन हैं। इसके अलावा इसमें क्या आता है एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में? हमें वी हैव टू टेक मेजर्स। किसके लिए मेजर्स लेने हैं? टू प्रिवेंट और रिड्यूस पॉल्यूशन, नंबर 1। दूसरा हमें क्या करना है? टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। तीसरा हमें क्या करना है? हमको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमको क्या करना है? प्रमोट करना है। तो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन इज़ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द हेल्थ एंड वेलबीइंग ऑफ बोथ इकोसिस्टम्स एंड ह्यूमन पॉपुलेशन। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है कि इससे जो है वेलबीइंग का मतलब वेलफेयर है ना। तो वेलफेयर होता है दोनों का ही, इकोसिस्टम का भी और ह्यूमन पॉपुलेशन का भी। तो ये इकोसिस्टम के नज़रिए से भी और ह्यूमन पॉपुलेशन दोनों के नज़रिए से, इस दोनों की हेल्थ और वेलबीइंग के दृष्टिकोण से एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हमने जो है पॉलिसी क्या बनाई हुई है। एनवायरनमेंटल पॉलिसी है। एनवायरनमेंटल पॉलिसी में क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स
इसमें प्रिंसिपल्स का एक सेट है, गाइडलाइंस हैं विच आर प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस टू सेव द एनवायरनमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं और जो गाइडलाइंस हैं ये प्रिपेयर करी गई हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा और ऐसी संस्थानों के द्वारा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो फिर से देख लीजिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन क्या पॉलिसी क्या है। यहाँ पर आपको ये कीवर्ड याद रखना है कि इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल्स यानी कि जो आदर्श हैं, जो नियम है, आदर्श में अब आता है रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशंस, है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये या गाइडलाइंस हैं, दो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये जो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस हैं ये किसने सेट करे हैं, या तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करे हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ ने सेट करे हैं, जो एनजीओज़ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट सेव करने के लिए काम करते हैं। एनवायरमेंटल पॉलिसी में क्या होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करा जाता है और फिर अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करा जाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या होता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, क्या क्या होता है पॉलिसी में, क्या एनवायरमेंटल पॉलिसी में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं और इनिशिएटिव यानी पहल होती हैं जिनका एम क्या होता है, प्रोटेक्ट और कंजर्व करना एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना और मिटिगेट पॉल्यूशन को मिटिगेट करना, मिटिगेट का मतलब कम करना, और क्लाइमेट चेंज को भी कम करना होता है। तो फिर से देख लीजिए एनवायरमेंटल पॉलिसी में वो सारे प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो या तो गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट संस्थानों के द्वारा सेट की जाती हैं और एनवायरमेंटल पॉलिसी में होता क्या है, वो सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है, उनको संबोधित किया जाता है, उनको रखा जाता है और इस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है, प्रमोट किया जाता है। एनवायरमेंटल पॉलिसी में क्या क्या आता है, लॉज आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, है ना, इनिशिएटिव्स आते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और कंजर्व करते हैं एनवायरनमेंट को, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट यानी कि कम करते हैं। लेजिस्लेशंस इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं, ये मैंने जब आपको फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था। इंडिया में बहुत सारे लेजिस्लेशंस हैं जो इनेक्ट किए गए हैं, जो लागू किए गए हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एंश्योर करने के लिए। उसमें कौन कौन सा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तुरंत बाद +2 ईयर्स बाद आता है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आता है, आप हिसाब लगा लीजिएगा 7 ईयर्स के बाद। इसके बाद ये यहाँ पर कर लीजिएगा फॉरेस्ट वाला, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपका 1980 में आता है, 1980 का मतलब है +6 ईयर्स में, और उसके बाद 1981 में +1 ईयर के बाद आपका द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आता है। इसके अलावा है द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनमें है क्या। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ का मतलब है जो जंगली जनजीवन है ना, जंगली जनजीवन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो क्रूशियल लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है, किसके लिए, इंडिया के डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। जो इंडिया का बहुत विभिन्न अलग अलग तरह का वाइल्ड लाइफ है उसके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क के रूप में, ये लीगल फ्रेमवर्क जो है ये आपका कीवर्ड है, लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, सेफगार्ड करने के लिए थ्रेटेंड स्पीसीज़। थ्रेटेंड स्पीसीज़ अब कौन सी हैं, वो स्पीसीज़ वो जंगली जानवरों की प्रजातियाँ, स्पीसीज़ का मतलब है वो प्रजातियाँ जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जो कम हो रही हैं, जैसे चीता कम हो रहा है ना। प्रिजर्विंग हैबिटेट्स, उनका जो हैबिटेट्स है, उनके जो निवास स्थान है उनको प्रिजर्व करना। रेगुलेटिंग ह्यूमन इंटरेक्शंस विद वाइल्ड लाइफ, जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वाइल्ड लाइफ के साथ उसको रेगुलेट करना। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक तो जो है वो लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है इंडिया के डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो विलुप्त हो रही थ्रेटेंड स्पीसीज़ हैं, विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, उनको सेफगार्ड करने के लिए, उनके हैबिटेट्स को, निवास स्थानों को प्रिजर्व करने के लिए और ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ का उसको रेगुलेट करने के लिए।
The act has contributed to the recovery of several endangered species and has helped in promoting awareness and education about wildlife conservation. इस एक्ट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है किसमें? एक तो एंडेंजर्ड स्पीसीज़, जो खतरे के कगार पर स्पीसीज़ थी बहुत सारी, उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करा है। और इसने लोगों के बीच में अवेयरनेस प्रमोट की है, एजुकेशन प्रमोट की है, लोगों को शिक्षित किया है, एजुकेट किया है कि वो किस तरह से वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए, एजुकेशन देने के लिए कि वो लोग वाइल्ड लाइफ को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, इस लिहाज से ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको फिर से यही देखना है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो हैं, उनकी रिकवरी के लिए इसने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। आगे आता है द एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। एक्ट का एम क्या है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, जो टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह की स्पीसीज़ को और उनके हैबिटेट्स को, उनके हैबिटेट्स का मतलब निवास स्थानों को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। जहाँ पर हमारे रेड हो रहे हैं वहाँ आप भी अंडरलाइन कर सकते हैं या बोल्ड में यानी कि ब्लैक में कर सकते हैं। इट फोकसेस ऑन कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इसका फोकस है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन, यानी एक्सटिंक्शन का मतलब लुप्त होने के कगार पर जो स्पीसीज़ हैं उनको प्रिवेंट करना। और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है उसे प्रमोट करना इसका उद्देश्य है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 2 मार्क्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है इंडिया की डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए। इसने इसने बेसिकली क्या करा है, एक तो जो थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जंगली जानवरों की, वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड एनिमल्स की, उनको सेफगार्ड करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है, उनके हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने में, और ह्यूमन इंटरेक्शन जो वाइल्ड लाइफ के साथ है उसको रेगुलेट करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसने दूसरी बात यह है, इसने लोगों के बीच अवेयरनेस प्रमोट करी, लोगों के बीच जागरूकता प्रमोट करी, और इसने लोगों को एजुकेट करा है कि किस तरह से वो लोग अपने स्तर पर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह की स्पीसीज़ को उनके निवास स्थानों को प्रोटेक्ट करता है, रिकवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। अब आगे आते हैं वाटर एक्ट 1974, ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये तो एक याद रखिएगा, ये एक की लेजिस्लेशन है इंडिया में दैट एम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, वाटर एक्ट है तो वाटर पॉल्यूशन को ही कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो एक की लेजिस्लेशन है, यानी कि ये लीगल है, लीगल धाराएं हैं जो लोगों को लीगल, अगर मान लो कोई ऐसा कर रहा है, वाटर पॉल्यूशन कर रहा है, तो उनको लीगली वो एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एंड मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पर हमें देखना है कि लीगल फ्रेमवर्क है किसके लिए? वाटर रिसोर्सेज को मैनेज और रेगुलेट करने के लिए, एड्रेसिंग पॉल्यूशन इश्यूज़ को उठाने के लिए, और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन बाई रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक पदार्थ हैं, उनको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने के लिए रोकना और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो 3 चीज़ें हैं देखिए यहाँ पर। टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, कैसे करेंगे प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन? बाय रेगुलेटिंग द डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को रेगुलेट करके, वाटर बॉडीज़ में जो पॉल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज होता है उनको रोक कर, और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करके। तो जब वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूटेंट्स का डिस्चार्ज रेगुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो है इस्टेब्लिश करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB को ये इस्टेब्लिश करा है इसने। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिश करे हैं ताकि ये अपने अपने स्तर पर, यानी कि CPCB और SPCBs जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने क्षेत्रों में एक्ट के प्रोविज़न्स को एनफोर्स कर सकें और लोगों को देख सकें कि वो वाटर पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहे हैं। तो बेसिकली वाटर पॉल्यूशन एक्ट में जो इम्पॉर्टेंट है वो तो एक तो 1974 का है,
दूसरी बात, ये की लेजिस्लेशन है वाटर पॉल्यूशन के को कंट्रोल करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूटेंट्स के डिस्चार्ज को रेगुलेट करने के लिए, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसके अंडर में क्या क्या है, CPCBs हैं और SPCBs हैं। वाटर एक्ट आगे भी अभी आता है। द CPCBs और SPCBs का क्या काम है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और CPCBs और SPCBs जो हैं वो कोलैबोरेटली का मतलब मिलजुल कर काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, रेगुलेट और मैनेज करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल को इंडिया में। CPCB जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड पर काम करती है और ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करती है, जबकि SPCBs की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट करती है और एनफोर्स करती है पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को स्टेट लेवल पर। तो जो SPCB है वो स्टेट लेवल पर करती है और CPCB जो है वो नेशनल लेवल पर, नेशनल स्टैंडर्ड पर गाइडेंस प्रोवाइड करती है। तो आप फिर से देख लीजिएगा, CPCB जो है वो नेशनल स्टैंडर्ड पर काम करती है, नेशनल लेवल पर काम करती है, और जो SPCBs हैं वो स्टेट लेवल पर काम करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स यानी CPCB रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग नेशनल स्टैंडर्ड्स, मॉनिटरिंग पॉल्यूशन लेवल्स, कंडक्टिंग रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए, और एनफोर्सिंग रेगुलेशंस इन्फोर्स कराने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए नेशनल लेवल पर इंडिया में। SPCBs क्या करते हैं, ये कॉन्सेंट ग्रांट करते हैं यानी कि स्वीकृति सहमति ग्रांट करते हैं। कॉम्प्लायंस यानी कि बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनको मॉनिटर करते हैं। डायरेक्टिव्स को इश्यूज़ करते हैं, जो डायरेक्टिव्स का मतलब गाइडलाइंस को इश्यूज़ करते हैं। पब्लिक अवेयरनेस को उठाते हैं सेमिनार्स और वर्कशॉप्स के द्वारा, और एनफोर्स पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, और वो अपने अपने स्टेट्स में पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को एनफोर्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप ज़रूर याद करिएगा, तैयार करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट क्या है, अब एयर एक्ट है तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन है इंडिया में, जिसका एम है प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना, और अबेट का मतलब है कम करना, किसको, एयर पॉल्यूशन को। इट प्रोवाइड्स ए लीगल फ्रेमवर्क for regulating air pollution and establishes the national institutional mechanism for monitoring, enforcement and compliance। compliance का मतलब होता है जो शिकवे शिकायतें हैं। तो बेसिकली ये क्या करती है, लीगल फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है ये वाला एक्ट, एयर पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए और नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश यानी सेट करने के लिए, ताकि वो क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें, एनफोर्स कर सकें और कंप्लायंस का सॉल्यूशन कर सकें। द एक्ट सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर एयर क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि एयर क्वालिटी को के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कौन सा एक्ट है। तो एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है मैंडेट कॉन्सेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज़ एमिटिंग पॉल्यूटेंट्स। जो इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूटेंट्स को एमिट कर रही हैं यानी कि निकाल रही हैं, विसर्जित कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ पर लगाम लगाता है। पावर ग्रांट करता है रेगुलेटरी बॉडीज़ को, किसके लिए, ताकि वो मॉनिटर कर सकें, इंस्पेक्शन कर सकें और एनफोर्समेंट करा सकें। इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ यानी रिवार्ड्स और पनिशमेंट डिफाइन करता है टाइम पर। नॉन कंप्लायंस विद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, जो लोग एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के साथ नॉन कंप्लायंस करते हैं यानी कि जो उसके साथ सहभागिता नहीं निभाते हैं, उनके लिए पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस भी डिफाइन करता है। एयर एक्ट 1981 आगे भी है। अंडर सेक्शन 19 द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB और SPCB जो है वो एम्पावर्ड हैं कि ये वेरियस फंक्शंस करा सकते हैं, जैसे कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर कर सकते हैं, कंड्यूसिंग इंस्पेक्शन को आगे ले जा सकते हैं, डायरेक्शंस को इशू कर सकते हैं या डायरेक्टिव्स को इशू कर सकते हैं, और एयर पॉल्यूटेंट से संबंधित डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। दीज रेगुलेटरी बॉडीज़ यानी SPCBs और CPCBs क्या करती हैं, इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये इंस्पेक्शन के लिए किसी भी प्रेमिसेस में एंटर कर सकते हैं, कंडक्ट टेस्ट करा सकते हैं, एनालिसिस करा सकते हैं और नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और अबेट माने कम करने के लिए। ये सेक्शंस देख लीजिएगा, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
सेक्शन 21(1) एंड 21(2) जो है वो फोकस करता है ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के लिए। दिस एक्ट emphasizes collaboration and cooperation among stakeholders to address air pollution issues। जो हमारे एयर पॉल्यूशन इश्यूज़ हैं उनको कोऑपरेट करने के लिए और उनके बारे में जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं उस पर भी ये एम्फेसाइजेस करता है। ओवरऑल जो है ये एक्ट क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्रूशियल रोल का मतलब है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एयर क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए और एक हेल्दियर एनवायरनमेंट इंश्योर करने के लिए। द फॉरेस्ट एक्ट 1980 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 क्रूशियल लेजिस्लेशन है इंडिया में, जिसका एम है सेफगार्ड करना कंट्री के फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेगुलेट द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो फॉरेस्ट का डाइवर्जन हो रहा है उनको रेगुलेट करा जाए, फॉरेस्ट लैंड का जो डाइवर्जन हो रहा है और नॉन फॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड का जो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जंगल उखाड़कर प्लॉटिंग कर दिया जाता है, तो जो फॉरेस्ट लैंड है उसका जो नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए डाइवर्जन हो रहा है उसे रोकना इसका बेसिक उद्देश्य था। क्योंकि हमने द फॉरेस्ट एक्ट शुरू में भी पढ़ा था तो वो थोड़ा अलग था, वो 86 था और ये 81 है। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका एम क्या था, क्या है कि डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कॉलोनी डेवलप हो जाती हैं उसके लिए, एंड टू एंश्योर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ को एंश्योर करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। तो तीन उद्देश्य हैं, एक तो डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस सच एज फॉर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो लैंड का यूज़ हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का उसका डाइवर्जन रोकने के लिए, और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ को एंश्योर कराने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। The Act requires prior approval from the central government for any project and activity that involves the diversion of forest land. ये एक्ट रिक्वायर करता है कि अगर किसी को फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन कराना है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेना होगा। इट एम्फेसाइजेस कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन where equivalent areas of non-forest land must be afforested to compensate for the diverted forest land। ये देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये भी कहता है कि एफॉरेस्टेशन कराया जाए, यानी कि जंगल मतलब फॉरेस्ट लगाए जाएं। कंपेंसेटरी का मतलब है हट जाने के रूप में। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्टेड करके नॉन फॉरेस्ट में उसका यूज़ करा है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसका हट जाना देने के लिए, उसको एक तरह से उसका अल्टरनेट करने के लिए आपको कहीं और एफॉरेस्टेशन करना होगा। तो ये उस पर भी ध्यान देता है। आगे देख लेते हैं। द एक्ट एस्टैब्लिशेस नेशनल एंड स्टेट लेवल कमिटीज़। ये नेशनल और स्टेट लेवल कमिटीज़ भी बनाता है जो इवैल्यूएट करती हैं फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के प्रपोजल्स को कि कितना उचित है फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन और कितना हम उसे रोक सकते हैं, एंड प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज़ फॉर अनऑथराइज्ड डाइवर्जन। और इसी के साथ साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि जो अनऑथराइज्ड डाइवर्जन हो रहा है उसके लिए पेनल्टीज़ और ऑफेंसेस लगाए जाएँ। It also allows for judicial review to ensure compliance with the Act's provisions। ये एक्ट के प्रोविज़न के लिए कंप्लायंस भी इंश्योर करता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, यानी एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, इन प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट। इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं उनका कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रमोट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 7 मार्क्स में। ठीक है, तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। ये एक लेजिस्लेशन है जो इनैक्ट करा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आप ध्यान रखिएगा,
टू एड्रेस वेरियस एनवायरनमेंटल कंसर्न, जो बहुत अलग अलग एनवायरनमेंटल कंसर्न हैं, चिंताएं हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। इट सर्व्स एज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंसोलिडेट करता है, स्ट्रेंथन करता है, ये दोनों कीवर्ड हैं, आप याद रखिएगा। किसको स्ट्रेंथन करता है, कंसोलिडेट करता है? द एग्जिस्टिंग लीगल प्रोविजंस, जो अभी पहले से ही जो लीगल प्रोविजंस एग्जिस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन से, उनको कंसोलिडेट और स्ट्रेंथन बनाने के लिए भी ये रोल अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये एक्ट। इट इंटीग्रेट्स एंड हार्मोनाइजेज, अब देखिए ये दोनों वर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रेट्स करता है, हार्मोनाइजेस करता है बहुत सारे जो एनवायरनमेंटल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उनमें इंटीग्रेट करता है, एकीकरण। इंटीग्रेट का मतलब है एकीकरण करता है, और हार्मोनाइजेस करता है, जिसमें वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है और दूसरे रिलेटेड एक्ट हैं। यानी ये एक्ट सारे एक्ट की जान है। ये एक्ट जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि सारे एक्ट अपनी तरह से काम कर रहे हैं, सारे एक्ट जो हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, और उनके अंडर में लोग सही से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं या नहीं। द एक्ट बिल्ड्स अपॉन द फाउंडेशन, देखिए आ गया ना, अपॉन द फाउंडेशन लेड बाय द प्रीवियस एक्ट्स एंड प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड अप्रोच टू प्रोवाइड एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। तो ये एक्ट जो है वो इसलिए बना है कि प्रीवियस एक्ट जो हैं उनको एक फाउंडेशन, उनको एक मजबूत आधार प्रदान कर सके, और एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में और पॉल्यूशन कंट्रोल में इंडिया के एक यूनिफाइड, एक एकीकृत अप्रोच कर सके, एक जो है यूनिफॉर्म अप्रोच कर सके। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एक्ट 1986 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द, इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट द इम्प्रूव प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ क्या हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB और SPCBs। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स में क्या है? प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड पॉल्यूशन सोर्सेज। और एनवायरनमेंटल क्लियरेंसेस में क्या है? रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट्स विद सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। हैज़ार्डस सब्सटेंस एंड वेस्टेजेस का क्या है कि रेगुलेट देयर मैनेजमेंट, जो भी हैज़ार्डस सब्सटेंस हैं, जो भी हानिकारक सब्सटेंस पदार्थ हैं और वेस्टेज हैं, उनको, उनका मैनेजमेंट को रेगुलेट कराना, उनके डिस्पोजल को एंश्योर करना। पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस में इम्पोज फाइन्स एंड इम्प्रीजनमेंट फॉर एनवायरनमेंटल वायलेशंस। जो लोग एनवायरनमेंट का को वायलेट करते हैं, उनका जो है उसको जो है वायलेट करते हैं, यानी कि उसको अवमानना, वायलेट का मतलब है उसको अवमानना, अवमानना का मतलब जो नहीं मानता है उस पर फ़ाइन इम्पोज करना, और इम्प्रीजनमेंट भी यानी जेल भी, अगर बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव वायलेशन करा है तो इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ एक्ट 1986 आते हैं। ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, प्रिवेंट एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ वही हैं CPCBs और SPCBs। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स में प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एंड पॉल्यूशन सोर्सेज। एनवायरनमेंटल क्लियरेंस में क्या है? रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट। हैज़ार्डस सब्सटेंस एंड वेस्टेज में रेगुलेट्स देयर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल। पेनल्टीज़ एंड ऑफेंसेस में फ़ाइन और इम्प्रीजनमेंट इम्पोज करना एनवायरनमेंटल वायलेशन के लिए। अब आते हैं NGOs की बात करें तो NGOs का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। अब NGOs कैसे काम करते हैं? NGOs हेल्प करते हैं एड्रेसिंग एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन। एक तो एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को ये जो है एड्रेस करते हैं। कैसे एड्रेस करते हैं? बाय रेजिंग अवेयरनेस, एडवोकेटिंग फॉर बेटर पॉलिसीज़। एक तो अवेयरनेस रेज करना सबसे बड़ा काम है, जागरूकता पैदा करना। फिर ये क्या करते हैं? बेटर पॉलिसीज़ की एडवोकेटी कैसी करते हैं? मॉनिटरिंग पॉल्यूशन को मॉनिटर करते हैं।
कमेटीज़ इंगेज करते हैं, छोटी छोटी कमेटीज़ बनाते हैं ताकि लोग एक दूसरे को, एक कमेटी के माध्यम से लोग बाकी लोगों को एनकरेज कर सकें, अवेयर कर सकें। फोस्टरिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को फोस्टरिंग का मतलब डेवलप करना। दे फिल गैप्स इन गवर्नमेंट एक्शन। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट सीधे सीधे काम नहीं कर पाती, तो नॉन एनजीओज जो हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक्शन के गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है उसके गैप को फिल करते हैं। कैसे? प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, एक इंडिपेंडेंट पर्सपेक्टिव, एक स्वतंत्र विचारधारा को प्रोवाइड करके और ग्रास रूट पार्टिसिपेशन को एम्पावर करके। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन का मतलब है आम आदमी का पार्टिसिपेशन। इन इंडिया नोटेबल एनजीओज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन इंक्लूड ग्रीन पीस इंडिया। इंडिया में हमारे जो नोटेबल एनजीओज हैं इस डायरेक्शन में वो हैं ग्रीन पीस इंडिया, ये नाम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE बोला जाता है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। ग्रीन पीस इंडिया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE है, नहीं याद रख पाएँ तो CSE से कर लीजिएगा। WCS है यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, ये सारे एनजीओज हैं इंडिया। एंड द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टैरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चार पांच कुछ हमने एनजीओज के नाम दिए हैं जो बेसिकली एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में इंडिया में काम कर रहे हैं। रोल ऑफ एनजीओ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन B के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें आएगा ये वाला। एनजीओज रेज अवेयरनेस, एनजीओ अवेयरनेस रेज करते हैं एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में, कैंपेन्स करके और एजुकेशनल प्रोग्राम्स करके। दे एडवोकेट फॉर स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंटल पॉलिसीज़, वो स्ट्रॉन्गर एनवायरनमेंटल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस के बारे में एडवोकेसी करते हैं। इंगेजिंग विद पॉलिसी मेकर्स के साथ इंगेज होकर खुद पॉलिसी बनाते हैं एंड एक्सपर्ट ओपिनियंस को प्रोवाइड करते हैं। एनजीओज क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं पॉल्यूशन लेवल को, रिसर्च कंडक्ट कराते हैं और डेटा गैदर करते हैं to assess the extent and impact of environmental pollution। अगर आपको कुछ ना याद रहे तो आप ये याद रखिएगा कि एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को के इम्पैक्ट को जानने समझने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट कराते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और पॉल्यूशन लेवल को मॉनिटर करते हैं। दे पब्लिश रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी पब्लिश करते हैं। आपने बहुत बार अखबारों में देखा होगा कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आई जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि पॉल्यूशन का लेवल इतना है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश कराते हैं, स्टडीज़ पब्लिश कराते हैं और जो है पॉल्यूशन हॉटस्पॉट जो भी हैं, जहाँ पर हॉटस्पॉट का मतलब जैसे दिल्ली कभी कभी हॉटस्पॉट हो जाता है ना, कभी कभी हरियाणा हॉटस्पॉट हो जाता है, कभी कभी नोएडा हो जाता है, तो ये पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट हैं उनको हाईलाइट करते हैं और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को, यानी कि मिटिगेशन का मतलब कम करने वाली रणनीतियों को सजेस्ट करते हैं। एनजीओज़ वर्क क्लोजली विद लोकल कम्युनिटीज़। अब एनजीओज़ का फ़ायदा ये है, अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें गैप आ जाता है, तो कभी कभी क्या है कि एनजीओज़ क्या हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि ये लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, तो आम आदमी इनसे जुड़ पाता है या ये आम आदमियों से जुड़ पाते हैं। लोकल कम्युनिटीज़ जो पॉल्यूशन से अफेक्टेड हैं, एम्पावरिंग दैम, उनको एम्पावर करते हैं, उनकी वॉइस को रेज करके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। दे इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को भी इम्प्लीमेंट करते हैं एंड प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एजेंसीज़। जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं उनके कोलैबोरेशन में ये सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। नीड ऑफ एनजीओज़, independent perspective, NGOs offer an independent and unbiased viewpoint। तो इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड व्यू पॉइंट ये ऑफ़र करते हैं एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पर। ग्रास रूट पार्टिसिपेशन क्या है? एनजीओज़ एक्टिवली इंगेज लोकल कम्युनिटीज़। एनजीओज़ जो हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ से, मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि लोकल कम्युनिटीज़ से इनका जितना जुड़ाव हो पाता है, ये आम आदमी से जितना 1 to 1 जुड़ पाते हैं इतना कोई और नहीं जुड़ पाता। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ से 1 to 1 जुड़ते हैं और इंडिविजुअल से जुड़ते हैं एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स को लेकर, तो इसलिए इनका जो है रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज, एनजीओज़ ब्रिंग साइंटिफिक रिसर्च, टेक्निकल नो हाउ एंड
इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस पॉल्यूशन चैलेंजेस। पॉल्यूशन चैलेंजेस को लेकर जो टेक्निकल नो है, यानी कि लोगों में टेक्निकल जो अवेयरनेस है कि किस तरह से ये फैलते हैं और क्यों फैलते हैं और कैसे हम रोक सकते हैं। अगर आपको पता होगा कि क्यों फैलते हैं तो आप रोक भी पाएंगे। ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी, ये भी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनजीओज़ का मेन रोल ये भी है कि ये जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ये ब्रिज द गैप, एनजीओज़ ब्रिज द गैप बिटवीन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बन तो जाती हैं लेकिन उनका ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उनको लागू नहीं करा जाता। तो ये एनजीओज़ जो हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराने में रोल प्ले करते हैं। दे एक्ट एज इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज के रूप में काम करते हैं, यानी कि बिचौलिए के रूप में काम करते हैं। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन करा के। एनवायरनमेंट एजुकेशन क्या है? एनवायरनमेंट एजुकेशन जो है वो रेफ़र करती है प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, इट्स इश्यूज़ एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट एजुकेशन, जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, ये बेसिकली हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में हमें नॉलेज प्रदान करती है, अवेयरनेस प्रदान करती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप करना, नॉलेज को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना कि हाउ दे कैन प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट, हाउ दे कैन रिड्यूस वाटर, इम्प्रूव वाटर एयर क्वालिटी, हाउ दे कैन रिड्यूस पॉल्यूशन, और वैल्यूज़ भी लोगों में डालनी, क्योंकि कई बार हम लोग को पता होता है लेकिन हम वैल्यूज़ में नहीं रहते हैं। तो वैल्यूज़ अगर होंगी तो आदमी खुद ही पॉल्यूशन नहीं फैलाएगा। तो बेसिकली एनवायरनमेंट एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लोगों में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस डेवलप करना, उनमें नॉलेज डेवलप करना, स्किल्स डेवलप करना और वैल्यूज़ को प्रमोट करना, ताकि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और कंजर्व कर सकें। By promoting environmental literacy, it aims to create a more informed and environmentally conscious society. बहुत इम्पॉर्टेंट है, देखिए कि environmental literacy को प्रमोट करके इसका एम है कि एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड और ज़्यादा environmentally conscious society को क्रिएट करा जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। However, environment एजुकेशन फेसेस सर्टेन चैलेंजेस। अब एनवायरनमेंट एजुकेशन में कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो क्या क्या हैं वो देखिएगा। लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता का अभाव। मैनी पीपल हैव लिमिटेड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़। हमारी भारतीय जनता में से लगभग 90%, जब लगभग 70% जो जनता है उसमें बड़ी लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर, making it challenging to generate widespread awareness and engagement, and cultural differences is crucial for inclusivity. Cultural differences भी कहीं ना कहीं हमारे awareness को कम करने में important role play करते हैं। Attitude and behavior change, ये बहुत important है। इंडियन साइकोलॉजी में क्या है कि इंडियन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा आप मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडियन में थोड़ा सा वैल्यूज़ हमारी जो हैं अगर सही होंगी तो हम कर पाएंगे, लेकिन हम वैल्यूज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चेंजिंग डीपली इनग्रेन्ड एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट कैन बी डिफ़िकल्ट। जो हमारा इनग्रेन्ड एटीट्यूड है, जो हमारा बिहेवियर है एनवायरनमेंट को लेकर, ये भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। एनकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल्स को एनकरेज करना और अच्छी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना कंसिस्टेंट एफर्ट्स यानी लगातार एफर्ट्स के साथ और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटर डिसिप्लिनरी नेचर एनवायरनमेंट एजुकेशन रिक्वायर्स इंटीग्रेशन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। एनवायरनमेंट एजुकेशन में क्या चाहिए होता है कि हमें बेसिकली कई डिसिप्लिन्स में शिक्षित होने की ज़रूरत है। जैसे हमें साइंस में
की बारे में जानकारी होनी चाहिए, सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों में इन तीनों में जानकारी एक साथ होना एक इशू एक चैलेंज बन जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ये भी एक कारण है। इनसफिशिएंट फंडिंग, हमारे पास फंडिंग नहीं है सफिशिएंट, और रिसोर्सेज हमारे पास पूरे नहीं हैं एनवायरनमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए और इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये भी एक चैलेंज है। इंक्लूजन एंड इक्विटी, ensuring that environment education reaches all sections of society including marginalized communities is a challenge. Environment education सभी sections में पहुँचे, स्पेशली जो marginalized communities हैं। marginalized communities का मतलब है जो एकदम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनमें और बाकी सारे सेक्शंस में एनवायरनमेंट एजुकेशन को सुनिश्चित करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस तरह से ये कुछ चैलेंजेस हैं। अगला टॉपिक है हमारा वो वीमेन एजुकेशन। वीमेन एजुकेशन एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसमें से 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा 2023 में, लॉन्ग क्वेश्चन। वीमेन एजुकेशन क्या है? वीमेन एजुकेशन जो है वो प्रोसेस है प्रोवाइडिंग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू वीमेन। वीमेन को फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना, उनको एम्पावर करना। कैसे एम्पावर होंगी? नॉलेज से, स्किल से और कैपेबिलिटीज़ से। तो 2 बातें आ गई। 2 बातों में आप समझ लीजिए कि वीमेन एजुकेशन जो है वो क्या रेफ़र करती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना वीमेन को, उनको एम्पावर करना। और वो एम्पावर कैसे होंगी? जब उनके पास नॉलेज होगी, स्किल होगी और कैपेबिलिटीज़ होंगी। वीमेन एजुकेशन एम्स होता है टू एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ का मतलब है डिसिमिलैरिटीज़। जेंडर बेसिस पर जो जेंडर बायसनेस है कि लड़कियों को पढ़ाओ मत, लड़कों को पढ़ाओ, तो ये जो एलिमिनेट करना, इसे एलिमिनेट का मतलब ख़त्म करना, इसका खात्मा करना। तो जेंडर डिस्पैरिटीज़ को एलिमिनेट करना एजुकेशन से, और इक्वल एक्सेस कराना, एजुकेशन पर इक्वल पहुंच दिलवाना। एक्सेस का मतलब है इक्वल पहुंच दिलाना वीमेन की। तो वीमेन एजुकेशन का मतलब ये भी है कि एजुकेशन लेवल पर जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं उनको एलिमिनेट करना और एजुकेशन पर समान अधिकार, इक्वल एक्सेस दिलाना वीमेन का। वेरियस स्कीम्स इन इंडिया हैव बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रमोट वीमेन एजुकेशन। बहुत सारी स्कीम प्रमोट की गई हैं वीमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। कुछ नोटेबल स्कीम्स हैं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड, एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। दिस इनिशिएटिव एम्स टू एड्रेस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उसको ये एड्रेस करता है एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को प्रमोट करता है। इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशो, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड एनकरेजिंग एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। सर्व शिक्षा अभियान ये दूसरा है। दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम ट्राइज टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड कराता है। स्पेशल फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, इसमें स्पेशल फोकस गर्ल्स एजुकेशन पर ही रहता है। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसका एम है जेंडर गैप को रिड्यूस करना एजुकेशन में और गर्ल्स को एजुकेशन के थ्रू एम्पावर करना। द इफ़ेक्ट ऑफ वीमेन एजुकेशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज़ सिग्निफिकेंट। वीमेन एजुकेशन का जो इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर वो सिग्निफिकेंट है। देखिए वीमेन एजुकेशन भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लड़कियां जो है, एक लड़की जो है वो बहुत सारे लोगों को, पूरी फैमिली को एजुकेट करती है। तो अगर एक लड़की को आप एजुकेट करेंगे तो वो एनवायरनमेंट, पूरी फैमिली को एजुकेट करके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। Educated women are more likely to understand the importance of sustainable practices. Educated women जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की इम्पॉर्टेंस को, उनके इम्पैक्ट को, उनके प्रभाव को एनवायरनमेंट पर, और लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ इको फ्रेंडली मेजर्स। इको फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट करने के लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं
हाउस होल्ड लेवल पर, सच एज प्रॉपर वेस्ट, उनको फिर अगर वो एजुकेट होंगी तो वेस्ट मैनेजमेंट भी कर पाएंगी, वाटर कंजर्वेशन भी कर पाएंगी और एनर्जी को एफिशिएंसी, एनर्जी का एफिशिएंट यूज़ भी कर पाएंगी, यानी एनर्जी को बचा भी पाएंगी। तो दिस वाज द यूनिट, और मुझे इसमें लगता है कि विमेन एजुकेशन एक 7 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो है फॉरेस्ट एक्ट 1986, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह से मैंने आपको ये बताया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काइंडली गो थ्रू दीज क्वेश्चंस विद स्पेशल सेंसिटिविटी एंड आई होप you would have a good examination time. Keep learning, keep watching Gateway classes. Thank you so much for watching. Have a nice time. Bye bye.